बोला भारत का एक सूक्ष्म दल है, किसी बात के लिए? क्योंकि सारे जनता का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, सारी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है इसमें, यानी सभी भारत के सिर्फ 10% लोगों को अधिकार है। तो आप क्या बात समझेंगे यहां से? तो ये इस पर एक आलोचना की गई है इसकी। तो भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? लोक प्रभुसत्ता। लोक प्रभुसत्ता, भारत के लोगों से इसको जो है ताकत प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, इसी को लोक प्रभुसत्ता कहा जाता है, या पब्लिक सॉवरेनिटी इसको बोला जाता है। आपसे कभी भी प्रश्न बनेगा तो आप आंसर करेंगे भारत में लोकप्रिय संप्रभु कौन है? तो भारत की जनता है। ठीक है, अतिरिक्त बातें नहीं करनी है साथी, प्लीज कक्षा में अतिरिक्त बातें नहीं। किसी भी परीक्षा के लिए आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं, किसी भी। लोक प्रभुसत्ता की बात आ गई यहां पर। दूसरी जो बात ये हमें बताता है, एक तो हो गया हमारा क्या, सोर्स ऑफ द पावर, भारत के लोग। और कभी भी पूछे आपसे कि जो प्रस्तावना के शुरुआती शब्द हैं वह भी क्या हैं, प्रस्तावना के शुरुआती शब्दों को जरा ध्यान से देखिए। कभी भी आपसे पूछेगा प्रस्तावना के जो शुरुआती शब्द हैं वो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहां से शुरू हुआ? हम भारत के लोग। आगे आते हैं, दूसरे किस बिंदु पर बात की गई है? दूसरा बिंदु लिखेंगे, शासन का स्वरूप बताया गया है। शासन का स्वरूप, कि भाई हमारे देश में जो शासन होगा वो कैसा होगा। शासन का स्वरूप 4 बातें बताता है, जिसमें से पहली बात मैंने आपको कही, शक्ति का स्रोत। दूसरा, शासन का स्वरूप यानी कि नेचर ऑफ गवर्नेंस, नेचर ऑफ गवर्नेंस, यानी हमारे देश में जो आपका शासन है वो किस प्रकार का होगा। और शासन के स्वरूप में वह बात करता है 4 बिंदुओं पर, कौन कौन से? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। दूसरी बात उसने की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अलावा समाजवादी व्यवस्था, कैसा शासन होगा? वो समाजवादी शासन होगा। और तीसरी बात करता है, समाजवादी शासन होने के साथ में वह पंथ निरपेक्ष भी होगा, पंथ निरपेक्ष शासन होगा। और चौथे बिंदु पर बात की, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि गणराज्य का क्या अर्थ है, तो बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं, टूटी फूटी परिभाषाएं आप याद रखेंगे, लेकिन वही हमें आज समझना है। यानी कि अगर मैं बात करूं कैसा होगा शासन, सवरीन होगा, सवरीन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, और साथ में आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शासन होगा। ठीक है, तो शासन का स्वरूप बताया गया। अब इन चारों को हमको समझना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्ष होने का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, और गणराज्य का क्या मतलब होता है, जिससे मिलकर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला तो छोटा ही बिंदु है, क्योंकि सॉवरेनिटी में आपको पढ़ा चुका हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आप अलग से ही लिखेंगे, अलग से लिख लीजिए। पहला बिंदु शुरू करेंगे हम, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने की बात की गई है प्रस्तावना में, तो उसको क्या मतलब है उसका? यानी छोटा सा शब्द लिखिए, हम किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हैं, किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हैं, नियंत्रण से मुक्त है मतलब कोई अन्य देश हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है। क्या कह सकते हैं? फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। ये सारी बातें थम्स अप करके बताएं मुझे, जब मैंने आपको बताया था राज व्यवस्था के अंग,
तो वहां पर हमने इस बात को पढ़ा था आपका, बोलेंगे भाई फटाफट से एक बार, सरकार और राज्य व्यवस्था के अंग हम पढ़ रहे थे। जैसे मैं कहूं कि हमारा देश आंतरिक आंतरिक संप्रभु है, इसका मतलब देश की सीमाओं के अंदर के निर्णय लेने के लिए हम किसी के भी बाध्य नहीं रहेंगे भाई, किसी के भी हम ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। भाई अमेरिका ये कहे हमारे देश के मामलों पर कि भाई यूपी के 4 हिस्से होने चाहिए, तो क्या हम अमेरिका की बात को मानेंगे? आप कहेंगे नहीं। या अमेरिका हमसे ये कहे कि भाई आप जो है अपनी राजधानी जो है अब भोपाल कर लो, तो क्या हमें उनका वो निर्णय मानना पड़ेगा? या वो कहें कि आपके अपने प्रधानमंत्री के लिए चुनाव मत कराओ, ठीक है, या वो बोले आप लोग अपने राष्ट्रपति को चुना हुआ मत रखो, इलेक्टेड मत रखो, उसको ऐसा रखो जैसा हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं, हम बाध्य नहीं हैं। ओके, नो कहा आपने, यानी आप समझते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात सवरीन होने का क्या अर्थ है। सवरिनिटी वर्ड हम समझेंगे, किसी भी बाहरी नियंत्रण से हम मुक्त हैं। दूसरा बिंदु हमारा आता है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है, और समाजवाद को जो माने वही समाजवादी। तो ये समाजवाद क्या है आपका? समाजवाद बोले तो सोशलिज्म का क्या अर्थ है? बहुत बार आप शब्द सुनते होंगे समाजवाद, तो आप थोड़ा सोचने का प्रयास करिए समाजवाद दरअसल में होता क्या है। समाजवाद साथी आपके दो तरह के होते हैं, समाजवाद दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके लोकतांत्रिक समाजवाद, दो तरह के समाजवादों को हमको समझना पड़ता है। पूछा जाता है प्रश्न, भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? एक तो आता है लोकतांत्रिक समाजवाद, और एक आता है आपका साम्यवादी समाजवाद। मुख्य रूप से साम्यवादी समाजवाद। प्रस्तावना के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, अभी हम समाज को नहीं पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में क्या बात है, यानी कि हम बात करेंगे, पहली तो बात की जाती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और दूसरा उसका जो विभाजन है वह है कम्युनल सोशलिज्म। इस बात को समझे, आसान से शब्दों में समझेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद में सबसे मुख्य अंतर यह है, उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले साम्यवादी समाजवाद को समझना पड़ेगा। देखो, आप जानते होंगे कार्ल मार्क्स थे, और कार्ल मार्क्स ने आपका किसको? साम्यवाद के सिद्धांत को दिया है। तो कार्ल मार्क्स का क्या मानना था? कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो कोई स्टेट है, कोई देश है, कोई राज्य है, उस स्टेट में दो क्लास होती है हमेशा। एक तो होता है शोषक, जो खून चूसने का काम करता है या शोषण का काम करता है, यानी एक तो एक्सप्लॉइटर होता है, और दूसरा एक शोषित वर्ग होता है, शोषित यानी जिसका शोषण किया जाता है, और वो हो गए एक्सप्लॉइटेड। बड़े ध्यान से समझना, शोषक में उन्होंने कहा कि जो शोषण करने वाले लोग हैं वो हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हो गए यानी उद्यमी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, धनी लोग हो गए। तो एक छोटा सा शब्द है आपका उद्यमी। और शोषित कौन सा होगा? जो पीड़ित वर्ग है, जिस पर अत्याचार किया जाता है, जैसे कि आपका कृषक से आप समझ सकते हैं, किसान से, फार्मर्स, या मैं बात करूं लेबर अर्थात मजदूर वर्ग। उन्होंने कहा दुनिया जो बटी हुई है ना, ये धर्म के नाम पर तो सिर्फ दिखाने को बटी हुई है, जाति के नाम पर दिखाने को बटी हुई है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। ये किसका मानना था? ये मार्क्स का मानना था। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे होगा कि ये जो गैप है दोनों के बीच में, शोषक और शोषित यानी जिनका शोषण किया जा रहा है और जो शोषण करने वाले हैं, ये अंतर कैसे कम होगा? तो मार्क्स ने इसके लिए बोला कि भाई हमको हिंसा करनी पड़ेगी, और जब अंतिम रूप से वायलेंस होगा तो कौन जीतेगा बताओ? अगर मार्क्स का मानना था कि भाई हम अगर वायलेंस करें, हिंसा करें, तो किसकी जीत होगी? तो आप कहेंगे भैया उद्यमी जो होते हैं वो संख्या में बहुत कम होते हैं, जो इलाइट क्लास होती है वो संख्या में बहुत कम होती है, जबकि मजदूर और किसान ये संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये सब यूनाइट हो जाएं, अगर ये सब इकट्ठा हो जाएं और ये सब हिंसा का रूप अपना लें, तो क्या बोलेंगे? उनके सारे तंत्रों पर ये कंट्रोल कर लेंगे, उनकी फैक्ट्री, उनकी कंपनियों पर, सारी चीजों को अपने अधिकार में ले लेंगे।
हाँ या ना? सोच के देखिए थोड़ा। देखो, कभी भी ये मत मानना कि भैया हम पहली बार मार्क्स थ्योरी को समझ रहे हैं कुछ लोग, तो हमको तो ये नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इस बात के लिए मूर्ख बनाएंगे कि आपके काम की चीज़ नहीं है। आपके काम की हर एक वो चीज़ है। आपको एक जागरूक छात्र होना है और हर एक बिंदु का ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको ज्ञान इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप जानना नहीं चाहते। तो कभी भी जो कुछ मैं आपको सिखाऊं, और मैं सब कुछ सिखा दूंगा आपको, चिंता नहीं करनी है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, मार्क्स ने बोला अगर हिंसा होती है तो इनकी चीजों पर हम कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा है और ये संख्या में कम है। तो इन्होंने बोला कि फिर क्या होगा अगर ये इन पर कंट्रोल कर लेंगे, तो जो शोषक हैं वो नहीं बचेंगे, यानी शोषण करने वाले लोग नहीं बचेंगे। फिर कौन बच जाएंगे? जिन पर अत्याचार होते थे या जिनको पीड़ित रहना पड़ता था, एक्सप्लॉइटेड लोग बच जाएंगे, और फिर यही अपनी सरकार चलाएं। जो शोषित लोग हैं वही क्या चलाएंगे फिर? वही सरकार चलाएं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, वापस इसी पर घूम कर आऊंगा। तो यहीं पर लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, ये अहिंसा का पालन करता है, अहिंसा का। और ये किसका पालन करेगा? साम्यवादी समाजवाद आप कहेंगे भैया ये हिंसा का पालन करेगा। एक तो मेजर अंतर ये आया दोनों में। दूसरी बात समझे, इन्होंने कहा जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, छोटे से उदाहरण से समझे। इन्होंने कहा कि भाई किसी व्यक्ति से हम देश में आवश्यकता अनुसार श्रम लेते हैं, एक लेबर लेते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करता है, तो उसको जो वेतन दिया जाता है वो कितने घंटे के लिए दिया जाता है बताएं जरा। आप कहेंगे भैया सीधी सी बात है। अगर इससे जो आपका श्रम लिया जा रहा है जितना, उसका जो वेतन होगा, जो सैलरी होगी, वो उसको 10 घंटे के लिए ही दी जाएगी। जनरल सा कॉन्सेप्ट है, दी जाती है या नहीं? यानी कि जो उसको वेतन है, वेतन उसको कैसे मिल गया? कार्य के अनुसार मिल गया, अकॉर्डिंग टू देयर लेबर और वर्क, उसको सैलरी मिल गई। लेकिन साम्यवादी जो समाजवाद है वो कहता है कि भैया अगर आवश्यकता 10 घंटे की है तो काम तो 10 घंटे ही कराएंगे। लेकिन वो व्यक्ति क्या है, पहले से ठीक था, वो जमींदारों के घर से था। अब जमींदार तो खत्म हो गए, उन्होंने कहा इलाइट क्लास को उखाड़ फेंकते हैं, तो वो तो बची नहीं। उन्होंने कहा इसका घर पहले से स्टेब्लिश था, तो एक काम करेंगे, इससे काम तो 10 घंटे ही लेंगे, लेकिन इसको जो सैलरी देंगे वो 6 घंटे की देंगे। ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे थे। क्या प्रैक्टिकल में पॉसिबल है, हाँ या ना? तो क्या भारत में इस प्रकार का समाजवाद है? क्या साम्यवादी समाजवाद भारत में है? अब आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे नहीं भैया, भारत में साम्यवादी समाजवाद नहीं है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो अभी तो हम इसके विभाजन समझे, अब समाजवाद क्या है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था, उसको छोटा सा एक बिंदु बना के लिखना और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। DS नाकारा केस लिखें, DS नाकारा केस 1983। समाजवाद को एक सबसे अच्छी व्याख्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। इस बिंदु में इन्होंने क्या कहा, पहला बिंदु लिखिए। पहला बिंदु है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु या कब्र तक। अब कब्र में मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना भैया हिंदू लोगों के लिए कब्र इस्तेमाल कर दें आप, तो आप कहेंगे भैया अंतिम पल या अंतिम क्षण, जो भी आप समझे। लेकिन वहां पर कहा गया जन्म से लेकर के कब्र तक सुरक्षा, यानी कि हम कह सकते हैं सिक्योरिटी फ्रॉम बर्थ टू, पहले बिंदुओं को लिखें और फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिक्योरिटी फ्रॉम बर्थ टू क्रेडल। दूसरा बिंदु, ये राज्य के काम होंगे। आय की जो असमानता है वो कम होनी चाहिए। आय की असमानता मतलब सबको अवसर मिले आय का, वो असमानताएं कम होनी चाहिए कि भाई पता चले किसी तरह की, यानी कि रिड्यूस इनकम इक्वलिटी, ये हम लिख सकते हैं। टू रिड्यूस इनकम इक्वलिटी, असमानता की बात इनइक्वलिटी। और तीसरा सबसे प्रमुख बिंदु इस केस में कहा गया वह है आपका मजदूर